Hello everyone, how are you? Welcome to Parvez Sir classes. Today we will talk about chapter 10, Pol Science 11th class, संविधान का राजनीतिक दर्शन। अब संविधान तो आप लोग जानते हैं, संविधान एक दस्तावेज है जिसमें नियम और कानून लिखे हुए हैं जो किसी भी राष्ट्र को चलाने में काम आते हैं। अब राजनीतिक दर्शन से क्या मतलब है इसका? राजनीतिक दर्शन का मतलब है कि संविधान के आदर्श व मूल्यों से है। यानी संविधान के आदर्श व मूल्य क्या है कि लोगों को क्या दिलाना? समानता, समानता दिलाना और हमें क्या दिलाता है? स्वतंत्रता, संविधान में और कौन कौन सी चीज़ों का वर्णन है? जैसे धर्मनिरपेक्षता हो गया, लोकतंत्र। हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक देश है हमारा। तो ये जो जितने भी मूल तत्व हैं, जैसे कि समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, वह लोकतांत्रिक देश का होना ही राजनीतिक दर्शन है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम आगे। संविधान के राजनीतिक दर्शन। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है तो वो बताती हूँ मैं। हमारा संविधान उदारवादी मतलब है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है। लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक का मीनिंग तो पता ही होगा, यानी लोगों का तंत्र, यानी जहाँ पे लोग अपना शासक खुद चुनते हैं। लोकतांत्रिक है हमारा देश। धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है कि एक धर्म को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए, ऐसा नहीं है। सभी धर्म को समान अधिकार दिए गए हैं, तो वो धर्मनिरपेक्ष हो गया। संघवादी, जहाँ पे दो या दो से अधिक स्तर की सरकार का होना, यानी हमारे देश में कितने स्तर की सरकार है? 3 स्तर की है। राज्य स्तर पर है और कहाँ पर है? केंद्र स्तर पर है और स्थानीय स्तर पर है, तो वो संघवादी हो गया। सामुदायिक जीवन मूल्यों का हामी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्ग हो गए जो कि जरूरतों के प्रति संवेदनात्मक तथा एक सर्व सामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने पर प्रतिबद्ध संविधान है। यानी कि जो हमारा संविधान है उसका राजनीतिक दर्शन से ये अभिप्राय है कि जो हमारा संविधान है वो क्या है? उदारवादी है, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, संघवादी है और क्या है? किसी एक धर्म का हामी नहीं है हमारा देश। यानी किसी एक धर्म को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए, सभी धर्म को समान अधिकार दिए गए हैं। और जो भाषाई अल्पसंख्यक है, यानी भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक है, जो बोलने वाली जो संख्या है, जो समुदाय है वो कम है। और जैसे कि ST OBC जो लेते हैं हम, नीची जाति के लोग हो गए, ठीक है, वो सब उनके जो अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान में दिया गया है। यानी कि एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने पर प्रतिबंध है। यानी क्या है हमारा संविधान कि सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, उसकर मिलकर ही हमारा एक देश बनता है। संक्षेप में ये संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा एक नए किस्म की राष्ट्रीयता के लिए प्रतिबंध है। यानी जो हमारा संविधान है वो सभी को क्या देता है? स्वतंत्रता, यानी कहीं भी आने जाने का अधिकार है, कोई भी रोजगार चुनने का अधिकार है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार है। तो किसी का रोक नहीं लगा रखी है, संविधान पर रोक नहीं लगा रखी। उनकी मर्जी है कि चाहे वो कोई सी भी शिक्षा ग्रहण करे, ठीक है, कहीं भी आए, कहीं भी जाए, कोई भी पेशा चुने, तो उनकी उस चीज़ की स्वतंत्रता है, ठीक है। समानता, यानी कि किसी एक धर्म को के साथ भेदभाव नहीं होगा हमारे देश में, क्योंकि यानी समानता का मतलब ये है कि हर धर्म, हर वंश, हर लिंग, जाति के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कहीं वो कहीं भी स्थान पर जाए, चाहे वो होटलों में जाए, दुकानों में जाए, मस्जिद जाए, मंदिर जाए, सबको समानता का अधिकार है, ठीक है। लोकतांत्रिक देश है हमारा देश लोकतांत्रिक है, यानी लोगों का शासन होता है यहाँ पे, यानी लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। सामाजिक न्याय, यानी सामाजिक न्याय क्या है कि हमारी सरकार क्या करती है? जो समाज के लिए जो कल्याणकारी नियम है, योजनाएं हैं, वो लागू करती है तथा नए किस्म की राष्ट्रीयता के लिए प्रतिबंध है, नए कानून लेके आते हैं जो लोगों की भलाई करे। तो ये सब जितना भी कुछ तत्व है, आदर्श हैं, वो संविधान के राजनीतिक दर्शन में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं। यानी कि हमारा जो संविधान है,
तो उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। हमारे संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी इतना टाइम जब लगा है हमारे संविधान को बनने में, तो कुछ ना कुछ विशेषता तो होगी हमारे संविधान में। जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना टाइम लिया, तो उस संविधान की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान क्या है? लिखित है। यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भारत का संविधान है वो क्या है? लिखित है। यानी जितने भी नियम कानून हैं जो कि किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए और लोगों के अधिकारों के बारे में उनको जानने के लिए जागरूक करते हैं, वो जितने भी अधिकार है, वो जितने भी कानून है, वो संविधान में लिखे गए हैं। तो हमारा जो संविधान है वो लिखित है, ठीक है, जिसमें कठोर व लचीलापन का मिश्रण है। यानी कि जो हमारा संविधान है वो कठोर भी है, यानी कठोर इसलिए क्योंकि उसमें क्या है, संशोधन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी कठिन है, लेकिन और लचीला भी है। लचीला का मतलब है कि जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। संशोधन कैसे होते हैं? समय की परिस्थितियों के अनुसार जो हमारा संविधान है वो ढल जाता है। यानी कि जैसे जैसे भविष्य में जो अलग विषय जुड़ते जा रहे हैं हमारे संविधान में, जैसे साइबर क्राइम हो गया तो वो जुड़ रहा है, तो उसमें संशोधन हुआ है। हमारी तीनों सूची में से हटाकर अवशिष्ट सूची में साइबर क्राइम को रखा गया है। तो हमारा संविधान कठोर भी है व लचीला भी है, दोनों ही है, ठीक है। भारतीय संविधान विस्तृत संविधान है। जैसे कि आप जानते हैं जो भारत का जो संविधान है, यानी जो लिखित संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ खास बातें हैं तभी ये इतना बड़ा है। इसमें बहुत सारे लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में बात की रखी है, और जैसे कि कानून कैसे बनना है, उसकी प्रक्रियाओं का वर्णन है। तो ये सब जितनी भी बातें हैं वो संविधान में दी गई है, इसलिए हमारा जो संविधान है वो विशेष है। आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान संघात्मक है। जो भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है, यानी 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार का होना ही संघात्मक सरकार है, ठीक है। भारत में संघात्मक सरकार है जिसमें एकात्मक शासन के लक्षण छिपे हुए हैं। अभी हमें बोला भारत का संविधान संघात्मक है, यानी मैंने आपको बोला कि 2 या 2 से जो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक की स्तर की सरकार का होना ही संघात्मक है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है एकात्मक शासन। एकात्मक शासन का मतलब होता है कि किसी एक का शासन, यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें बता रखा है कि जो केंद्र सरकार के जो अधिकार है वह अधिकार क्षेत्र है वो राज्य की तुलना में वह स्थानीय शासन की तुलना में ज़्यादा है। यानी कि जो हमारे देश की जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको ज़्यादा अधिकार दिए गए, जैसे प्रतिरक्षा के मामले में हो या विदेशी मामले में हो या मुद्रा बैंक के मामले में हो। तो ये तीनों अधिकार जो है वो किसको दे रखे हैं? केंद्र सरकार को दे रखे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे जिसमें एकात्मक शासन के लक्षण भी छुपे हैं। वैसे तो हमारा जो संविधान है उसमें संघात्मक सरकार का ही स्वरूप है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के साथ साथ स्वतंत्रता, समानता व लोकतांत्रिक गणराज्य का अवशेष समावेश है। यानी कि जो भारत का संविधान क्या बताता है कि वो स्वतंत्रता, यानी कि सबको स्वतंत्रता दे रखी है, कोई भी पेशा चुन सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, और समानता का अधिकार है, यानी सभी लोग क्या है? समान है, ठीक है। वह लोकतांत्रिक, यानी लोगों का शासन है, यानी लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव खुद करते हैं हर 5 साल में। तो लोकतांत्रिक गणराज्य का समावेश है हमारा भारत देश, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता से लेकर लगा लो और संवैधानिक उपचार का अधिकार तक, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार हो गया, सांस्कृतिक व संवैधानिक अधिकार हो गया। तो जो हमारे मौलिक अधिकार है वो टोटल 6 है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों भी लिखे हुए हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? यहाँ पे राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं? ये सरकार के अंडर में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये लोगों के कल्याण के लिए, चाहे सामाजिक कल्याण हो, आर्थिक हो व राजनीतिक कल्याण के लिए लिए गए फैसलों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है। इस जो ये कानून बनते हैं सरकार बाध्य नहीं होती है इसे लागू करने के लिए, सरकार की मर्जी है कि अगर वो लागू करना चाहती है तो कर सकती है। इसके लिए जो व्यक्ति है, ये नागरिक है हमारे देश के, वो न्यायालय में जाके अपील नहीं कर सकते, मांग नहीं कर सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते, ठीक है। लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो संविधान में क्या है?
वर्णित है। यानी मौलिक अधिकारों के लिए व्यक्ति क्या कर सकते हैं, न्यायालय में जाके अपने लिए मांग उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। किस अधिकार के जरिए, संवैधानिक उपचार के अधिकार के जरिए। अगर उसका उल्लंघन होता है तो न्यायालय में जाकर क्या कर सकते हैं, अपनी मांग उठा सकते हैं, वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ये मौलिक अधिकार हमारे टोटल 6 है। तो हमारे संविधान में क्या है कि लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य व राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतें भी लिखे गए हैं। यानी भारत का संविधान इसलिए विशेष है क्योंकि उसमें इतने सारे गुण हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक संविधान की आलोचना के बिंदु। यानी हमने विशेषता पढ़ ली। अब आप जानते होंगे कि किसके अंदर अच्छाई है तो बुराई भी है, और अच्छाई और बुराई खोजना ही राजनीति का काम है। यानी जब हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ विशेषताओं को ही ध्यान दें, हमें आलोचना भी देखनी पड़ती है। यानी हमें अच्छाई भी देखनी पड़ती है और बुराई भी देखनी पड़ती है। तो देखते हैं हमारे संविधान की आलोचना के क्या बिंदु हैं, वो देखते हैं। संविधान कसा हुआ दस्तावेज ना होकर अस्त व्यस्त है। लोगों का मानना है कि जो संविधान है वो कसा हुआ नहीं है, अस्त व्यस्त है। यानी आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया था, विभिन्न देशों के संविधान की क्या करी थी, जो अच्छाइयों को हमारे संविधान में क्या किया था, लिखा था, जो अच्छा गुण है। तो लोगों का मानना है कि जो ये दस्तावेज है वो अस्त व्यस्त है। ठीक है, संविधान में सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती। कहा गया है कि संविधान में सबकी नुमाइंदगी नहीं हुई है। ठीक है, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। लोगों का कहना है कि ये जो संविधान है वो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। ठीक है, संविधान ने विश्व के संविधान से लिए गए प्रावधान है अर्थात अन्य देशों के संविधान की नकल की है। यानी कि आलोचकों का तर्क है कि जो भारत का जो संविधान है वो नकल की गई है। ठीक है, क्यों नकल की गई है, क्योंकि भारत का संविधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो जो आलोचकों का तर्क है कि जो ये भारत का जो संविधान है वो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं लिया गया है। ठीक है, और ना ही सबकी नुमाइंदगी होती है। इसका मतलब है कि जो भारत का जो संविधान है वो अन्य देशों से लिया गया है। इसका मतलब भारत के संविधान निर्माताओं ने नकल की है। यह आलोचकों का तर्क है। ठीक है, भारतीय संविधान के पक्ष में तर्क आप जानते हैं, जब हम किसी की बुराई देख रहे हैं, यानी हम अपने संविधान की जब बात कर रहे हैं कि नकल की हुई संविधान है ये, तो उसके पक्ष में भी तर्क है। यानी आलोचना का मतलब ये होता है पक्ष व विपक्ष में तर्क देना। ठीक है, अब विपक्ष में तर्क तो ये दे दिया गया कि जो भारत का संविधान है वो नकल किया हुआ संविधान है, लेकिन पक्ष में क्या तर्क है वो जानते हैं। पक्ष में तर्क है, यदि हम इन आलोचनाओं पर विचार करें तो इनमें बहुत अधिक सत्यता नहीं पाते हैं। किन आलोचना में, इन आलोचना में कि जो भारत का संविधान है वो नकल किया हुआ संविधान है। तो अगर हम उसमें क्या करें, अगर विचार करें तो उसमें सत्यता नहीं पाते हैं। तो इसमें इस बात की संभावना हर संविधान में रह सकती है कि कुछ ब्यौरे संविधान से बाहर रह जाए। मतलब कहा गया है कि जो संविधान में क्या है, इसमें कहा गया था कि संविधान में सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती है। तो उसमें पक्ष में तर्क दिया गया है कि जो हर संविधान में क्या होता है, हर संविधान में हर चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती, हर विषयों के बारे में बात नहीं की जाती। जब किसी में अच्छाई है तो उसमें कमियां भी होना जायज़ है। तो लोगों का तर्क यह है। चलो आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा में अधिकतर अगड़ी जाति से संबंधित सदस्य थे, किंतु फिर भी भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि को त्योहार समान बनाने वाले तबके भी समाज में इससे स्पष्ट होता है। जो बी.आर. अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या करा था, संविधान में जो एसटी ओबीसी है उनके लिए क्या करा था, आरक्षण की मांग करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान में उनकी अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। संविधान निर्माताओं के मन में परंपरागत भारतीय पक्ष में मूल्यों के स्वरूप मेल का भाग था। ये संविधान में शिक्षण का परिणाम, ना कि नकल का। यानी इसमें कहा है कि जो भारत का संविधान है उसमें क्या है, जो नीची जाति के लोग हो गए, यानी कि जो पहले जिनके साथ क्या होता था, दुर्व्यवहार होता था, जिन्हें मस्जिदों में, मंदिरों में, होटलों में या दुकानों में या कहीं कुओं में पानी भरने से भी मना किया जाता था। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या किया था, उनको न्याय दिलाने के लिए आरक्षण की मांग रखी थी संविधान में। ठीक है,
तो ये इसने बोला है, इसमें तर्क दिया है कि ये जो है वो नकल का परिणाम तो हो नहीं सकता। नकल का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई कॉपी है और उसमें से सिर्फ आपने नकल कर लिया। अब मान लो कि कनाडा के संविधान से अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने नकल की होती तो उसके प्रावधान होते जो उसकी नकल की होती पूरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जो नीची जाति के लोग थे यानी ST OBC हो गए, जो अल्पसंख्यक है, उनके लिए आरक्षण की मांग करी है दलित डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो ये नकल का परिणाम नहीं हो सकता। ये किसका परिणाम हो सकता है? ये सोच विचार का परिणाम हो सकता है। सोच विचार के अच्छाइयों को लिया है हमारे संविधान निर्माताओं ने, ठीक है। तो ये उसके पक्ष में तर्क है। इससे कुछ और महत्वपूर्ण बात हमारे संविधान निर्माताओं की उन गहरी सोच से मिलती है कि उन्होंने दूसरों की अच्छाइयों को भी अपनी संविधान में जगह दिया है। यानी इसमें कहा गया है कि मान लो अगर आप नकल करते तो आप सबके लिए नहीं सोचते, ठीक है। आप सिर्फ एक वर्ग के लिए सोचते हैं या एक समुदाय के लिए सोचते हैं, एक भाषाई लोगों के लिए सोचते हैं, अगर नकल का परिणाम होता हमारा संविधान। लेकिन क्या पक्ष में तर्क ये दिया गया है कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या करा है, गहरी सोच। गहरी सोच का मतलब है कि उसको ज़्यादा गहराइयों से उसका विश्लेषण किया है, उसको सोचा है, विचारा है, जब उसके बाद जो परिणाम निकले हैं वो संविधान में डाला है हमारे संविधान निर्माताओं ने, कि उन्होंने दूसरों की अच्छाइयों को भी अपने संविधान में जगह दिया। अब मान लो नकल का परिणाम होता तो जो बुराइयां हैं उसको डाली जाती, जो बुराइयां भी है, थोड़ी कमियां भी है, उसको भी डाला जाता नहीं। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या करा है, जो सिर्फ अच्छाइयां हैं, जो एक देश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, उन तत्वों को लिया है, ना कि हर तत्वों को शामिल नहीं किया है। जो हमारे देश के लिए ज़रूरी है सिर्फ उन तत्वों को लिया है, ठीक है। ये पक्ष में तर्क है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है भारतीय संविधान की सीमाएं यानी लिमिटेशन। यानी कि आप जानते हैं विशेषता भी कर ली हमने, आलोचना भी कर ली। आलोचना में हम पक्ष और विपक्ष के बारे में पढ़ लिया। अब सीमाएं क्या है यानी लिमिटेशंस क्या है उसकी, ठीक है। भारत का संविधान हर तरह से त्रुटिहीन दस्तावेज है, ऐसा भी नहीं है। जो हमारा जो संविधान है इसका मतलब ये नहीं है कि जो संविधान बन गया है तो वो त्रुटिहीन है, उसमें कमियां ही कमियां हैं, ऐसा तो नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर तो विशेषताएं भी है, ठीक है। संविधान की कुछ सीमाएं हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा पद केंद्रित है। यानी भारत के संविधान में क्या है, राष्ट्रीय एकीकृत। यानी कि आप जानते हैं जो भारत है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। यानी अलग अलग धर्म, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर क्या है, लोग बटे हुए हैं, ठीक है। अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं भारत में, ठीक है। और हमारा भारतीय संविधान क्या देता है, सबको मौलिक अधिकार देता है, यानी समानता, स्वतंत्रता, ठीक है। और वोट डालने का अधिकार हो गया, मताधिकार का हो गया, ठीक है। तो ये सब जो अधिकार देते हैं हमारे संविधान, तो इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर क्या होता है, समन्वय व तालमेल बैठा रहता है। यानी कि वो संविधान के ऊपर भरोसा करते हैं कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय में जाके अपनी मांग कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता बनेगी। यानी कि क्या होगी, राष्ट्रीय एकता बनेगी, क्योंकि इसमें क्या है, फेथ है। संविधान में क्या है, विश्वास बना हुआ है लोगों का कि अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होगा तो हम जाके न्यायालय में मांग करेंगे और उसकी सुनवाई होना पक्का है। क्योंकि मौलिक अधिकार क्या है, संविधान को क्या करते हैं, बाध्य योग्य, सरकार को बाध्य योग्य बनाते हैं उनको लागू करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, राष्ट्र की एकता बनी रहती है, क्योंकि एक धर्म को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं संविधान में, सबको समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। तो इसलिए हमारा संविधान क्या है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। इसमें लिंग अन्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर, परिवार से जुड़े हुए मुद्दे पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। लोगों को कहना है कि जो भारत का संविधान है वो अन्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर और परिवार से जुड़े हुए मुद्दे को ठीक से ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप जानते हैं परिवार, जैसे कि घरेलू हिंसा हो गया, घरेलू हिंसा में क्या होता है कि औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वो जो उसके जो विषय हैं या उसकी जो बातें हैं तो वो संविधान में क्या है, नहीं दी गई है, ठीक है। तो लोगों का ये विपक्ष में तर्क है कि जो भारत का संविधान है उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण विषय है उसको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के विचार राज्य के नीति निश्चय सिद्धांतों में डाला गया है जो न्यायपरक नहीं है। अब इसमें क्या बोला, जैसे गरीब हो गया, विकासशील देश, कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकार। अब जैसे नीति निर्देशित तत्व में क्या है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास करना, ठीक है, वो जो ज़रूरी तत्व है, यानी कि जो किसी देश को चलाने में व लोगों के कल्याण के लिए ज़रूरी है, वो तत्व तो किस में डाल दिए, राज्य के नीति निर्देशित तत्व में डाल दिए, मौलिक अधिकार में नहीं डाले गए। क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशित तत्व है वो क्या है,
वो सरकार को बाध्य योग्य नहीं बनाती है, यानी कि बाध्य नहीं करती है लागू करने के लिए। तो आलोचकों का तर्क है कि इसमें कमी है संविधान में या लिमिटेशंस है कि वो क्या करती है कि जो मेन चीज़ें हैं वो तो राज्य के नीति निर्देशन में डाल दिया गया है और मौलिक अधिकार में नहीं डाल दिया गया है। तो इसलिए लोगों का ये तर्क है, ठीक है। जैसे हमारे देश में क्या है, जो अगर जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे उस कंट्री में गरीबी ज़्यादा होती है, ठीक है। और हमारा देश विकासशील देश है, यानी कि विकास चल रहा है हमारे देश में, अभी हुआ तो नहीं है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो इसलिए बोला गया है। इसमें आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा बनाने की पहली मांग, ठीक है। संविधान सभा की पहली मांग किसने की थी? तो आप जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू ने की थी संविधान सभा बनाने की पहली मांग, तो ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विधानसभा बनाने की पहली मांग जवाहरलाल नेहरू ने उठाई थी। उन्होंने एक लंदन से प्रकाशित होने वाले अखबार डेली हेराल्ड में प्रकाशित एक लेख से की थी, जब उन्होंने संविधान बनाने की पहली मांग की थी, ठीक है, अखबार डेली हेराल्ड से। उन्होंने कहा इस संघर्ष का राजनीतिक समाधान तभी हो सकता है जब भारत के लोग एक निर्वाचित संविधान द्वारा स्वयं अपना संविधान बनाए। धीरे धीरे संविधान सभा की मांग राष्ट्रीय मांग बन गया। मैं इसमें क्या कहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बात रखी थी कि ये ज़रूरी है कि लोग क्या करें, अपने निर्वाचित संविधान रखें, यानी कि अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को जिताए ताकि वो उनकी भलाई कर सके। तो संविधान सभा की मांग जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, ठीक है, ताकि लोग क्या कर सके, अपने निर्वाचन संविधान द्वारा स्वयं अपना संविधान बनाए। यानी स्वयं अपना संविधान बनाने से ये तात्पर्य है कि अपने लिए ज़रूरी है, क्या मूल्य है, मतलब क्या आदर्श या कोई कह सकते हैं कि क्या विषय हमारे लिए ज़रूरी है, या कह सकते हैं जो एक देश को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ क्या करे, वो अपनी इच्छा और आकांक्षा को सरकार को लागू करने के लिए बाध्य करे। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान सभा की मांग की थी ताकि संविधान बन सके हमारा सब, क्योंकि संविधान में क्या है, सभी मूल्य और आदर्श दिए गए हैं, यानी स्वतंत्रता, समानता, ये सब दिए गए, लोकतंत्र दे रखा है, धर्मनिरपेक्षता दे रखा है। अगर लोग इससे क्या होंगे, अगर लोग इनको जानेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा ना ये है क्या, ये व्यवस्था। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि लोग अपना प्रतिनिधि खुद चुने और वो जो भी उनकी जनता की आकांक्षाएं हैं, इच्छा है, वो क्या करे, वो सरकार उसे लागू करे आगे जाके जब वो जीते, ठीक है। तो ये संविधान बनाने की पहली मांग में आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। चलो पढ़ते हैं उदारवाद की मान्यता, यानी उदारवाद की क्या मान्यता है उसके बारे में पढ़ते हैं। उदारवाद की मान्यता है कि समाज के सभी वर्गों को स्वतंत्र, सृजनशील और सक्रिय जीवन जीना चाहिए। यानी उदारवाद की मान्यता ही यही है कि समाज के जितने वर्ग हैं, समाज के वर्ग क्या है, यानी अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर जो वर्गीकरण है हमारे देश में, उन सब के लिए क्या होना चाहिए, वो स्वतंत्र होने चाहिए। यानी कि जो उनके फैसले हैं वो लेने में स्वतंत्र हो, ठीक है, सृजनशील होना चाहिए और सक्रिय जीवन जीना, यानी कि जो उनका जीवन जीने का जैसा ढंग तरीका है वो वैसे जिए, ठीक है। जो पेशा वो चुनना चाहते हैं वो पेशा चुने, जो शिक्षा वो ग्रहण करना चाहते हैं वो शिक्षा ग्रहण करे। तो ये क्या है, उदारवाद की मान्यता है। अर्थात उदारवाद समाज के जो जितने भी वर्ग की स्वतंत्रता, बचने बढ़ने का शुभ अवसर देता है। यानी सब क्या करता है, ये सभी वर्गों, यानी चाहे वो अमीर से लेकर गरीब, नीचे से लेकर ऊपरी जाति के लोगों को क्या देता है, स्वतंत्रता देता है कि वो चाहे वो किसी चीज़ से बचना चाहे, चाहे बढ़ना चाहे, का शुभ अवसर देता है। यानी कि जो भी उनको अवसर अच्छे लगते हैं, जो भी उनको रोज़गार अच्छा लगता है वो चुने, चाहे वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए, ठीक है। तो वो चुनने का अवसर देता है कौन, स्वतंत्रता, ठीक है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। तो यही है उदारवाद की मान्यता। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। संविधान के उदारवाद होने का तात्पर्य, यानी हमारा जो संविधान है वो उदारवाद है, तो उसका क्या तात्पर्य है, यानी कि हमारा संविधान क्या है, हमारे संविधान में तो ये अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है सबको, कि सब कोई भी रोजगार पेशा चुन सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता
और संविधान कैसे जुड़ा हुआ है उसका तात्पर्य देखते हैं हम। संविधान का उदारवाद होने का तात्पर्य है कि सामाजिक न्याय, यानी कि सामाजिक न्याय क्या होता है, यानी कि समाज के हर तबकों के लिए सरकारी योजनाएं का लाभ उठा सके। यानी सरकार क्या करती है, जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए क्या लाना, योजनाएं लेके आती है सरकार, तो वो क्या करे कि जो गरीबों के हित में हो वैसी योजनाएं, ठीक है, तो वो सामाजिक न्याय से जुड़ी होती है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसका लाभ कोई भी उठा सकता है। जैसे कि मान लो सरकार ने एक हॉस्पिटल बनाया, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल बनाया, ठीक है, जहाँ पे गरीब लोग अपना इलाज करा सके। अब सरकार ये तो नहीं बोलती ना कि अमीर लोग का जाना वहाँ पे वांछित है, क्या अमीर लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, सिर्फ गरीब लोग जा सकते हैं, तो ऐसा सरकार तो बोलती नहीं है। तो संविधान के उदारवत होने का यही तात्पर्य है कि सब, चाहे वो नीची जाति से लेकर ऊपरी जाति तक हो, चाहे अमीर से लेकर गरीब तक हो, सबको क्या देती है, वो सामाजिक न्याय देती है। यानी समाज की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ समान रूप से बांटा गया है संविधान में, ठीक है। हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। हमारा संविधान किससे जुड़ा है, समाज के न्याय से जुड़ा हुआ है। यानी हर वर्ग को क्या देना, समान अधिकार देना, ठीक है, सामाजिक यानी कि समान अधिकार देना सबको। भारतीय समाज के कुछ वंचित लोग जिनके साथ सदियों से अन्याय हुआ है। अब भारत के इतिहास को अब जब हम दोहराते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत से लोग जैसे कि एसटी, ओबीसी, दलित, जो आपने पढ़ाई होगा पहले भी, तो उनके साथ क्या हुआ है, उनके साथ भेदभाव तो होता आ रहा है, अन्याय होता आ रहा है, ठीक है। जैसे कि उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर दे सकते हैं, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उन्होंने उसका खुद एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि उन्हें क्या स्कूलों से बाहर बिठा दिया जाता था कि पढ़ने के टाइम पे उन्हें कहा जाता कि वो अछूत है, अगर वो छू लेंगे दूसरों को तो क्या होगा, उनका जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हें पढ़ने के अधिकार से वंचित रखा जाता था, लेकिन उन्होंने अपने अधिकारों की मांग रखी, लड़ाई की, तब जाके उन्होंने संविधान में जो आरक्षण की नीति है उसको डाला, ठीक है, ताकि आगे जो दलित लोग हैं उनके साथ क्या हो, भेदभाव ना हो सके, ठीक है। तो हमारा संविधान के उदारवत होने का यही तात्पर्य है कि जो भारत का जो संविधान ही बताता है कि किसी जो वर्ग है हर वर्ग को समान अधिकार देना। जैसे कि सदियों तक जो दलित लोग हैं उनके साथ क्या होता था, अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था, तो वो अन्यायपूर्ण व्यवहार भविष्य में ना होए, वो दोहराव ना होए, इसलिए संविधान ने उदारवाद की मान्यता को बढ़ावा देते हुए ये रखा है, बात आरक्षण की बात रखी है, ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो सके। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। इससे मुक्ति के लिए हमारे संविधान निर्माता ने संविधान में उनके हितों के लिए कुछ उदारवादी नीतियां अपनाई। जैसे कुछ विशेष तबकों के लिए विधायिकाओं की सीटों में आरक्षण हो गया, नौकरी में आरक्षण हो गया, ठीक है, संविधान का उदारवाद होना दर्शाता है। अब जैसे आप जानते हैं कि मैंने बताया आपको, दलित हो गया, एसटी, ओबीसी लोग हो गए, उनके साथ सदियों से भेदभाव होता आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ना होए, तो इसलिए जो संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उन्होंने ये प्रावधान रखा था कि जो आरक्षण की नीति होनी चाहिए, जो लोग पिछड़ गए हैं, यानी जिनको पहले क्या शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता था, वो लोग भी भविष्य में आगे आए, अपने अधिकारों के लिए लड़े, आगे बढ़े। तो इसके लिए उन्होंने विधायिकाओं की सीटों में आरक्षण की नीति लाई, नौकरियों में आरक्षण की नीति रखी है, ठीक है। ये संविधान का उदारवाद होना दर्शाता है कि संविधान उदारवाद है, कि यानी किसी भी एक वर्ग, एक समुदाय की पैरवी नहीं करता हमारा संविधान सभी वर्ग की पैरवी करता है, चाहे उनके साथ भेदभाव हुआ हो चाहे ना हुआ हो। जिनके साथ भेदभाव हुआ था उनके लिए आरक्षण की नीति का प्रावधान रखा है, जिनके साथ भेदभाव नहीं हुआ था उनके लिए समानता, स्वतंत्रता की नीति का प्रावधान रखा है। यानी सबके लिए समान रूप से कार्य करता है संविधान, ठीक है। तो ये संविधान निर्माताओं ने संविधान में उनके हितों के लिए कुछ उदारवादी नीतियां अपनाई थी। भारतीय संविधान का उदारवाद होने का उदाहरण है, एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एसटी, ओबीसी का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या करा है, विधायिका में सीटों का आरक्षण रख रखा है, ठीक है, सरकारी नौकरियों में रख रखा है, ठीक है। ये सब जो एग्जाम्पल्स है ये उदारवाद होना दिखाता है हमारे संविधान का। आगे बढ़ते हैं हम।
सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? यानी सामाजिक न्याय, जो समाज यानी सबके साथ समान रूप से व्यवहार होना, अन्यायपूर्ण व्यवहार ना होना, किसी एक वर्ग धर्म के साथ सबको न्याय मिले, तो वो कैसे भारत का संविधान उससे जुड़ा हुआ है, उसकी विशेषता क्या है? तो भारत संविधान क्या बताता है कि वो समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते में को बढ़ावा देता है। यानी कि भारत का संविधान में बताया गया है कि हर किसी को भी कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, कोई भी रोजगार चुनने का अधिकार है, कोई भी पेशा चुनने का अधिकार है, कहीं भी आने जाने का अधिकार है। तो भारत का समुदाय यही बताता है, यानी भारत का संविधान यही बताता है कि जितने भी समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे दलित वर्ग हो, सबको क्या है, समान रूप से अधिकार दे रखे हैं। यानी जैसे मौलिक अधिकार का आप एग्जाम्पल लो, तो मौलिक अधिकार तो ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ अमीरों को मिलेंगे या ब्राह्मण जाति के लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो सबको क्या कर रखा है, बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है भारत का संविधान। क्योंकि हमारा देश, आप जानते हैं कि हमारा देश क्या है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म, जाति, लिंग के लोग रहते हैं। इसलिए सबको अगर बराबरी का हक मिले तो क्या होगा, इससे एकता की भावना पैदा होती है। एकता की भावना पैदा होती है तो एक राष्ट्र क्या होता है, एक राष्ट्र मिलजुल कर काम करता है, एक दूसरे पर विश्वास रखता है, ठीक है। हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है, हमारा संविधान समाज के न्याय से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब आप जानते हैं कि सरकार क्या करती है, सरकारी योजना लेके आती है, सरकारी योजना में सरकार गरीबों को की भी देखरेख करती है, अमीरों की भी देखरेख करती है। यानी कि सरकार क्या करती है कि सबको क्या हो, सरकारी योजना का लाभ मिले। चाहे जैसे गरीब है, गरीब ज़्यादातर लोग होते हैं वो शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। तो सरकार ने क्या करती है, सरकार ऐसी योजना लेके आती है कि जिससे कि हर व्यक्ति पढ़ सके। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार द्वारा सरकारी स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, सरकारी स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, तो ये सरकारी योजना के उदाहरण हो गए, ठीक है। तो इसमें ये तो नहीं बोला सरकार ने कि सिर्फ गरीबों के बच्चे जाएंगे, अमीरों के बच्चे नहीं जाएंगे। इसमें तो सरकार क्या करती है, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए क्या प्रावधान रखती है अपनी योजनाओं में, ठीक है। तो ये होगा कि हमारा संविधान क्या है, सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। हमारा संविधान उदारवाद है, हमारा संविधान उदारवाद है, यानी कि हर धर्म की पैरवी करता है। ये नहीं कि सिर्फ एक धर्म की पैरवी करे। सिर्फ हमारा संविधान ये बताता है कि हर धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के लोगों को समान अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है वो उदारवाद है। उदारवाद इसलिए कि जो दलित है उनको आरक्षण की नीति दे रखी है हमारे संविधान में। हमारा संविधान लोगों के हितों की रक्षा करता है। हमारा संविधान बताता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का अन्याय होता है तो आप क्या करेंगे कि संवैधानिक उपचार के अधिकार का सहारा लेते हुए आप न्यायालय में जाके अपनी मांग रख सकते हैं। जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है तो उससे क्या होगा कि उसके बारे में क्या होंगे, फैसले लिए जाएंगे, आपको न्याय दिलाया जाएगा। तो ये सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए भारत के संविधान की ये विशेषताएं हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अब पढ़ते हैं हम लोकतंत्र में संविधान का महत्व, यानी लोकतंत्र में संविधान का क्या महत्व है वो पढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। और हमारा जो संविधान है वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अगर हमारा देश में जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खासियत है हमारे संविधान में, तभी तो वो महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र में संविधान का महत्व क्या है वो जानते हैं। बिना संविधान के हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो संविधान क्या है, संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक क्या है, रीढ़ की हड्डी है। यानी कि संविधान में ही सभी प्रावधान लिखे गए हैं। संविधान में जितने भी कानून हैं, नियम हैं, किसी भी एक राष्ट्र को चलाने में काम आते हैं, वो सब लिखे गए हैं। तो संविधान और लोकतंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र में संविधान का बहुत ही महत्व है, यानी संविधान की बात करते हैं जब हम लोकतंत्र में तो उसका बहुत महत्व है। तो क्या महत्व है वो पढ़ते हैं हम। जैसे वो सरकारी शक्तियों पर अंकुश लगाने का साधन है। आप जानते हैं कि हमने अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर दिया, यानी गवर्नमेंट तो हमने खड़ी कर दी, लेकिन क्या गारंटी है कि वो सरकार सिर्फ हमारे हितों के लिए काम करे।
ना कि सिर्फ अपने लिए काम को छोड़कर, अपने हितों के लिए छोड़कर। ठीक है, तो इसकी गारंटी हमें संविधान देता है, क्योंकि संविधान क्या करता है कि जो सरकारी शक्तियां हैं उस पर अंकुश, रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, मौलिक अधिकार देकर हम नागरिकों को। जैसे आप जानते हैं कि सरकार कुछ भी, सरकार जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है, मान लो हमारे साथ कोई अन्याय हुआ है, तो सरकार क्या करे, सरकार को क्या करना चाहिए, वो सरकार बाध्य है मौलिक अधिकार लागू करने के लिए। तो हमें न्याय मिलकर ही रहेगा, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान है। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार वाद योग्य है, यानी न्यायालय में हम लड़ सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो सरकारी शक्तियों पर अंकुश लगाने का काम करता है मौलिक अधिकार। ये योजनाबद्ध तरीके से बदलाव लाने का एक साधन है। योजनाबद्ध तरीके से जो भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान लचीला है और कठोर भी है। लचीला इसलिए है क्योंकि जो भविष्य में आने वाले जितने भी बदलाव हैं, विषय हैं, तो उनको अपने अंदर समाहित करता है। जैसे साइबर क्राइम्स हो गया, ठीक है, दल बदल की नीति हो गई। तो ये सब जितनी भी चीज़ें, विषय जो आते जा रहे हैं भविष्य में, उसको अपने अंदर समाहित करता है एक जीवंत व्यक्ति की तरह। ठीक है, ये समाज के शोषित, असहाय एवं अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है, क्योंकि ये जितने भी अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है, अल्पसंख्यक हो गए जिनकी संख्या कम है, जिनके साथ सदियों से भेदभाव होता हुआ आ रहा है, तो उनकी हितों की नुमाइंदगी भी करता है। वह जो शोषित है, शोषित मतलब है कि जिनके साथ शोषण हुआ है, जिनके साथ भेदभाव होता आ रहा है, जैसे दलित हो गया, तो संविधान ने आरक्षण का प्रावधान रखा है। तो ये संविधान करता है हमारा। ये दीर्घकालीन उद्देश्य को क्रियान्वित करने का साधन है। हमारा जो संविधान है, जो दीर्घकालीन उद्देश्य है, उसको क्रियान्वित करने का, क्रियान्वित मतलब कि काम करने का साधन है। यानी कि मान लो कि अगर हमारे संविधान में कुछ संशोधन करना है, तो उसका संशोधन कौन करता है? संविधान में उसका प्रावधान दिया रखा है कि पार्लियामेंट में जो 2 सदन है उससे होते हुए वो विधेयक पारित होता है। तो इसमें ये दीर्घकालीन उद्देश्य को क्रियान्वित करने का साधन है। यानी कि जितने भी दीर्घकालीन उद्देश्य हो गए, ठीक है, तो वो संविधान में उसका प्रावधान दे रखा है। जैसे कि आप मान लो कि कुछ भी अगर संशोधन होना हो, ठीक है, कोई भी संशोधन करना हो, तो वो संविधान में दिया गया है कि उसका संशोधन कैसे होगा, कैसे संसद में वो विधेयक जाएगा, राज्यसभा, लोकसभा, फिर राष्ट्रपति की सहमति के बाद उसके बाद वो पारित होगा। तो ये भारत का जो संविधान, भारत का संविधान और लोकतंत्र क्या है, का महत्व दर्शाया गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्रांति आंदोलन के खतरों को कम करता है। जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान को देखते हैं तो क्या होता है इससे कि ये जो क्रांति आंदोलन के खतरों को कम करता है। यानी संविधान में सभी धर्म, जाति, वर्ग, लिंग की पैरवी कर रखी है, किसी धर्म को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सबके बीच में एकता बनी रहेगी। जब एकता बनी रहेगी तो आंदोलन की ज़रूरत या क्रांति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा विभिन्नता होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, अधिकारों की मांग उठती है। ठीक है, तो अगर हमारा संविधान सबको समान अधिकार दिया है हमारे संविधान ने, तो ये मांग यानी क्रांति की जो मांग है वो होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। ये राज्य को निरंकुश होने से रोकता है, यानी कि राज्य को निरंकुश यानी कि क्रूर होने से रोकता है, क्योंकि संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है और मौलिक अधिकार क्या करता है, सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। जो लोग परंपरागत और तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं, जो लोग परंपरागत मीन्स है कि जो लोग स्टार्टिंग से ही जिन्हें नॉलेज नहीं है राजनीति के बारे में कि सरकार कैसे चुनी जाती है, कैसे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना है, कैसे वोटिंग करनी है, तो ये सब चीज़ें क्या है, परंपरागत और तौर पर सत्ता से दूर रहे उनका सशक्तिकरण भी करता है। यानी कि आप जैसे स्थानीय शासन की प्रणाली को जानते होंगे। स्थानीय शासन प्रणाली क्या है, जिसमें जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको बढ़ावा दिया गया है। लोकल लेवल की गवर्नमेंट से अभिप्राय है जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपने जाना होगा, जिसमें कि गांव स्तर पर भी लोग अपने सरपंच का चुनाव खुद करते हैं। अपने फैसले, निर्णय, कानूनों के बारे में सोच विचार करके ही कोई कानून लेके आते हैं या न्याय करते हैं। तो ये सब के बारे में संविधान में ही प्रावधान है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोग सशक्तिकरण यानी कि मिलते हैं लोगों को पता होता है कि उनके अधिकार क्या है। अब यानी लोग बताते हैं कि हम भी क्या कर सकते हैं,
हम भी कानून बना सकते हैं, फैसले ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो वो सशक्तिकरण करता है, यानी एक दूसरे को मिलाता है, जोड़ता है। तो ये जो लोग हैं परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे, उनका सशक्तिकरण भी करता है। कमज़ोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप से हासिल करने की ताकत देता है, यानी सामुदायिक, सबको समान अधिकार देता है कमज़ोर लोगों को। चाहे कमज़ोर लोग हो गए, दलित हो गए, तो संविधान में क्या कर रखा है, उनको आरक्षण दे रखा है, ताकि वो लोग भी जो जिनके साथ भेदभाव नहीं हुआ था उनके साथ बराबरी कर सके, शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर सके। तो ये जितने भी प्रावधान हैं वो हमारे संविधान में दिए गए हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारस्परिक निषेध। अब पारस्परिक निषेध होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। पारस्परिक शब्द का अर्थ होता है धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। यानी कि बोला गया है कि जो धर्म है और राज्य, राज्य मीन्स आप लगा सकते हैं सरकार या गवर्नमेंट, ठीक है। चाहे धर्म हो और राज्य एक दूसरे के अंदरूनी मामले से दूर रहेंगे। आपने एक बार एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा अपने क्लासेस में कि जो सिख धर्म के लोग हैं वो पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। तो सरकार ने क्या कानून बनाया था कि वो हेलमेट पहनना ज़रूरी है, क्योंकि वो सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट हो रहे थे, ठीक है। तो एक्सीडेंट हो रहे थे, ऐसे मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो सरकार ने बोला था कि हेलमेट लगाना ज़रूरी है। तो सिख धर्म के लोगों ने ये मांग उठाई थी कि हम पगड़ी पहनते हैं तो हम नहीं पहन सकते हेलमेट। तो इसलिए कहा गया है कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। यानी कि कहा गया है कि जो राज्य है, ये गवर्नमेंट है, वो धर्म के मामले में क्या करेगी, अंदरूनी मामले में क्या हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। यानी कि उनकी मर्जी है, चाहे वो पगड़ी पहने चाहे हेलमेट पहने, वो उनकी मर्जी है। क्योंकि जो राज्य है या सरकार है, उन्होंने तो उनकी भलाई के लिए कहा था, क्योंकि जो एक्सीडेंट होता है वो रुक सके। वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि वह राज्य की नीति में दखल ना दे। अब जब गवर्नमेंट के ऊपर बोल दिया गया है कि वो धर्म के ऊपर हस्तक्षेप ना करें अंदरूनी मामले में, वैसे ही धर्म राज्य के अंदर यानी गवर्नमेंट के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी ना करे, ठीक है। ना ही राज्य संचालन से प्रभावित करे, ना ही राज्य संचालन, राज्य अपनी क्या नीति ला रही है, कैसे अपनी शासन व्यवस्था चला रही है, उसके मामले में भी कोई एक विशेष धर्म उनके अंदरूनी मामले में क्या दखलंदाजी ना करे। दूसरे शब्दों में पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए। यानी कि सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो किसी एक धर्म को ज़्यादा अधिकार ना दे, ठीक है, एक धर्म को ज़्यादा अधिकार ना दे, ना ही किसी धर्म के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी करे कि आपको ये ड्रेस नहीं पहननी है या आपको ये कल्चर नहीं अपनाना है। तो ऐसा भी राज्य या गवर्नमेंट ना करे, ना ही ऐसे कानून लेके आए कि किसी एक धर्म के लोगों को लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। यानी पारस्परिक निषेध का अर्थ ही यही है कि धर्म और राज्य एक दूसरे के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप ना करे। तो ये पारस्परिक निषेध है। आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी पारस्परिक निषेध का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करे। यानी जैसे धर्म और राज्य अलग अलग हो तो क्या होगा, लोगों को लगेगा ना कि वो स्वतंत्र है अपने मामले में, कि राज्य या गवर्नमेंट उनके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा ज़रूरी है। धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि धार्मिक संगठन क्या करेंगे, कि व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करते हैं। यानी धार्मिक संगठन, जो भी धर्म के संगठन हैं, जो और भी समुदाय जो जुड़े हुए हैं, तो व्यक्ति के धर्म के जीवन को नियंत्रण करते हैं। व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ज़रूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता ना करे। यानी धार्मिक संगठन क्या होता है कि किसी एक धर्म के लोग का समूह, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ एक धर्म के लोगों की पैरवी करते हैं। तो राज्य ऐसा ना करे कि इन संगठनों की पैरवी करे। राज्य मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, यानी सरकार, वो राज्य की सरकार हो गई, ठीक है। तो इसका पारस्परिक निषेध का उद्देश्य ही यही है। आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।